हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक्रुअल अजम्पशन एंड कंसिस्टेंसी अजम्पशन। आज अपने प्रिंसिपल्स को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। आज के प्रिंसिपल्स आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के लिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए, सारे नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता क्या है? बिजनेस, अगर हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की बात करें तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर, और ये ओनर से हट कर है। बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जो भी है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हम बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करे जाते हैं। बिजनेस को हमेशा एक सेपरेट एंटिटी माना गया है। बिजनेस में ऑनर ने जितना भी पैसा इंट्रोड्यूस किया वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज माना जाता है कि बिजनेस की ड्यूटी है कि वो अमाउंट ऑनर को पे किया जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑनर इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर। ऑनर को हम क्या ट्रीट करते हैं? क्रेडिटर्स ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ऑनर के पर्सनल एक्सपेंस और इनकम्स को हम बिजनेस एंटिटी से सेपरेट रखते हैं। बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनका कंसर्न बिजनेस से होता है। अगर ऑनर के कोई भी पर्सनल एक्सपेंस अगर बिजनेस ने पे करे तो इसका मतलब उतना अमाउंट बिजनेस में से ऑनर ने विड्रॉ किया और उसको हम ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम अपने टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंग इस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स को देखें तो फर्स्ट पॉइंट, इसकी जो मेन फीचर्स आती है उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका यही है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट। बिजनेस एक सेपरेट यूनिट है और इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑनर, ये ऑनर से हटकर होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्ड करी जाएगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करी जाएगी, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनर के पर्सनल एक्सपेंस को हम अलग से कंसीडर करेंगे। तीसरा पॉइंट, ऑनर इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर। ऑनर को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? क्रेडिटर्स रिकॉर्ड ट्रीट कर रहे हैं। जितनी उसने कैपिटल बिजनेस में लगाई, इसका मतलब उसने बिजनेस को क्या दिया है? लोन दिया है। तो कैपिटल इज ट्रीटेड एज द लायबिलिटीज। जब मैंने आपको कैपिटल का पॉइंट पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे भी आपको समझाया था कि कैपिटल जो होती है, कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द इंटरनल लायबिलिटीज। ये बिजनेस के लिए क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटीज होती है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। क्लियर? कंफर्म? और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंस एंड इनकम्स आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। कि जो भी बिजनेस के पर्सनल एक्सपेंस है या पर्सनल इनकम्स है उसको हम अलग से सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, ना कि बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रिंसिपल के बेस पे आपके एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल भी आपने पढ़ रखा है। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द
बुक्स, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यही इसकी मेन प्रिंसिपल है कि एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स। कोई भी इवेंट चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट हो, बट अगर वो नॉन फाइनेंशियल नेचर का है तो बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर, सिंपल सा प्रिंसिपल था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल आप ध्यान से समझिए कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स होता क्या है। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था गोइंग कंसर्न अजम्पशन। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल पढ़ा था गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपको क्या शो करता है? ये एक्सप्रेस करता है कि बिजनेस हैव अ इनफाइनाइट लाइफ। बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ होती है। वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस को क्लोज करने की कोई भी इंटेंशन नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम बिजनेस को क्लोज नहीं कर रहे तो उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो एक बहुत लंबे टाइम के बाद निकलेगा। अब इसका नुकसान क्या होता है बेटा? इसका नुकसान होता है कि हम बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो बिजनेस में नहीं ले पाते। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए करा क्या गया है, लाइफ ऑफ द एंटरप्राइजेस, जो बिजनेस की लाइफ है इट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर दी गई है। और वो स्मॉलर पीरियड का क्या मतलब है? वो स्मॉलर पीरियड का मतलब है 12 मंथ्स या वी कैन से 1 ईयर। लाइफ ऑफ द बिजनेस इट डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पीरियड से 12 मंथ्स और 1 ईयर। हमने लाइफ को 12 महीने में डिवाइड कर दिया है सो डेट वी कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस रेगुलरली। हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक कर सके। अब देखो, हमारे को पता है कि हमारे बिजनेस में, हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब बिजनेस में हम जो भी परफॉर्मेंस, जो भी प्रॉफिट या लॉस हम चेक करते हैं वो 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यहाँ तक की परफॉर्मेंसेस को हम चेक करते हैं। अब ये क्यों किया? ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेकअप कर सके और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें लेने हैं, जो भी करेक्टिव स्टेप्स हमें लेने हैं वो हम ले सकें। अब देखो, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। देखो, आपने नर्सरी में एडमिशन लिया और आपने क्लास 12th तक आपने पढ़ाई करी। अब हमने एजुकेशन सिस्टम ने करा क्या? आपके हर एक साल को एक एजुकेशनल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपके जो एजुकेशनल टर्म स्टार्ट होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है नॉर्मली। अगर एजुकेशन सिस्टम आपको नर्सरी में एडमिशन लेता और आपकी परफॉर्मेंस को लास्ट में 12th के बाद चेकआउट करता तो पता लगता कि बहुत सारे बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे नालायक हैं। अब इसी चीज को चेक करने के लिए उन्होंने क्या करा? क्लास 1 बनाई, क्लास 2 बनाई, क्लास 3rd बनाई, 4th बनाई, 5th बनाई। एक साल की आपकी परफॉर्मेंस को जज करते रहे ताकि आपकी जो भी वीकनेस है वो रेगुलरली आपके सामने आती रहे और आप उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स को ले सके। उसी तरीके से हमने अपने बिजनेस को 1 ईयर में डिवाइड किया। जो भी हम इनकम और एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसके बेस पे हम बिजनेस की परफॉर्मेंस, प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सके, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जजमेंट कर सके। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? 31 मार्च को जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला उसके बेस पे हम आगे की बिजनेस पॉलिसीज को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नए नए डिसीजंस ले सकते हैं। जो भी हमें इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप्स लेने हैं वो हम कंप्लीट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स का मेन पर्पस यही है कि हमने बिजनेस की लाइफ को स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर दिया ताकि उसकी परफॉर्मेंस को हम रेगुलर इंटरवल पे चेक कर सके। अब हमें पता है बिजनेस इनफाइनाइट लाइफ है, इस कारण अगर हम बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को बिल्कुल लास्ट में निकालें तो ये हमारे लिए कोई भी मीनिंगफुल स्टेप्स नहीं होगा। इसलिए हमने बिजनेस की लाइफ को स्मॉलर पीरियड में मींस 1 ईयर में डिवाइड कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। क्लियर? अभी हमने कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़े? फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सेकंड हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रिंसिपल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो नाम बता रहा है फुल डिस्क्लोजर, यानी आपकी जो भी आप स्टेटमेंट्स बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको, जितनी भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रॉपरली डिस्क्लोज करो। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो जितनी भी आपकी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी ऑनर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, उसको आप बिजनेस में प्रॉपरली रिपोर्ट करो, प्रॉपरली उसको डिस्क्लोज करो। ठीक है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि कंप्लीट रिपोर्टिंग हो आपके जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, आपका बैलेंस शीट बना है, उसमें सारी की सारी जो आपने एंट्री करी है उसकी कंप्लीट रिपोर्टिंग हो। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स डेट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइजेस, एक एंटरप्राइजेस के इकोनॉमिक अफेयर यानी उसके जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज, वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें, देयर शुड बी सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज अ मैटेरियल इंटरेस्ट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होता है टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज ऑनर, ठीक है, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स और भी अदर, उनके लिए कंप्लीट डिस्क्लोजिंग होनी चाहिए। अब डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट डिस्क्लोज करते। डिस्क्लोज करने का मतलब है जितनी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी भी उनके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जाए। सारे सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करना नहीं बताता। कई जने सोच रहे हैं कि डिस्क्लोज करने का मतलब है ईच एंड एवरी आइटम्स। आप अपने बिजनेस के सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करोगे, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है उससे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्टिंग को डिस्क्लोज करना। क्लियर? कंप्लीट। नेक्स्ट आइटम आता है आपके लिए मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत मैटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? देखो हमने फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में क्या पढ़ा कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि आप अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करो, उसको यहाँ पे कमिटमेंट के तौर पे या कंटिजेंट लायबिलिटीज के तौर पे उसको रिकॉर्ड करो। बट मैटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट अफेक्ट, जो भी इनसिग्निफिकेंट अफेक्ट्स है या इररेलेवेंट आइटम्स है उसको बुक्स में रिकॉर्ड मत करो, उसको बुक्स में डिस्क्लोज मत करो। देखो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आप अपनी कंप्लीट रिकॉर्डिंग करो। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हुए कहता है कि
इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने भी इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, इन इररेलेवेंट आइटम्स है, यानी वो आइटम्स जो बहुत कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको या तो छोड़ दो या किसी और आइटम्स के साथ मर्ज कर दो, ताकि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओवरबर्डन ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मेटेरियलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेटेरियलिटी डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। एक आइटम, सेम आइटम किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस रखता है और किसी बिजनेस के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जैसे अगर हमने एक बिल्डिंग की रिपेयर करवाई और उस पर हमने 1,50,000 रुपीज़ खर्च करें, अब ये उस बिजनेस के लिए जिसकी टर्नओवर ही 10 लाख रुपीज़ पर एनम हो, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बट जिस बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ हो, उसके लिए 1,50,000 रुपीज़ की जो रिपेयर है वो कम मटेरियल रखेगी, कम इंपॉर्टेंस रखेगी एज कंपेरिजन टू फर्स्ट वाले। तो मटेरियलिटी का मतलब होता है कि वो सारे आइटम्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करो, और जो इनसिग्निफिकेंट या अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स होते हैं उसको या तो छोड़ दिया जाए या मिसलेनियस एक्सपेंस या मिसलेनियस इनकम किसी और आइटम्स के साथ उसको मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, मटेरियलिटी क्या होती है? ये डिपेंड करती है ऑन नेचर टू नेचर। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? अगर एक स्मॉल वर्कशॉप है, स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप है, उसके लिए छोटा सा टूल भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, जबकि वही सेम फिगर बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए, जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके लिए कम इंपॉर्टेंस रखेगा। तो मटेरियलिटी का मीनिंग समझ में आ गया कि दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एज पर दिस प्रिंसिपल, आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट अफेक्ट्स, जिसका कम अफेक्ट होता है, या बीइंग इररेलेवेंट, जो इररेलेवेंट होते हैं टू द यूजर्स, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। दीज अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट, ये अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स को या तो छोड़ दिया जाए या मर्ज कर दिया जाए विद अनदर आइटम्स, ताकि आपकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो ओवरबर्डन ना हो। ठीक है, और मटेरियलिटी डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल, ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। क्लियर? आज हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि बिजनेस सेपरेट होता है ऑनर से। जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाए वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाए। इस प्रिंसिपल की वजह से कैपिटल जो होती है वो इंटरनल लायबिलिटीज ट्रीट करी जाती है। दूसरा हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने पढ़ा कि हमने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में 1 ईयर में डिवाइड कर दिया, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल कर, उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट या लॉस निकाल कर बिजनेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो ले सके। फोर्थ हमने पढ़ा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है यूजर से रिलेटेड उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करो, अपने सीक्रेट्स को लीक मत करो, पर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि आपके यूजर्स उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। नेक्स्ट था हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल, कि जो इररेलेवेंट आइटम्स है उसको बिजनेस में छोड़ दिया जाए या किसी और आइटम्स के साथ मर्ज कर दिया जाए, ताकि आप प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सको। ये थे आज के 5 प्रिंसिपल्स। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज ही इतने ही प्रिंसिपल्स हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जब तक आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।